रेसलमेनिया 17 को WWE की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रेसलमेनिया जरूर बोला जाता है, जहां एक तरफ हजारों फैंस से भरी अरीना के अंदर कमाल के मैचेस चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन फैंस को नहीं पता था कि वो हो सकता था WWE का आखिरी दिन, या WWE का हो सकता था वो सबसे ब्लैक डे, जब उस अरीना के बाहर एक बंदा एक गाड़ी के अंदर गन लेके बैठा था और तब वहां अरीना के अंदर कमेंट्री कर रहे पॉल हेमन को वो हजारों की जनता के सामने गोली मारने वाला था और अपना बहुत पुराना बदला पूरा करने वाला था। आइए जानते हैं उसी स्टोरी के बारे में जिसके बारे में बहुत कम रेसलिंग फैंस जानते हैं। कहानी की दोस्तों शुरुआत होती है पॉल हेमन की ECW के साथ। पॉल हेमन एक टाइम पे WCW के लिए काम किया करते थे। टीवी पे एज अ मैनेजर वो रोल किया करते थे, जो आज भी वो करते नजर आते हैं। अंडरटेकर जैसे रेसलर्स के वो WCW के अंदर मैनेजर बने हुए थे, लेकिन WCW के वाइस प्रेसिडेंट बिल वॉट्स एक बहस के चलते उनको WCW से निकाल देते हैं। उस टाइम पे पॉल हेमन को सब लोग वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव माइंड माना करते थे। उसी चीज को देखते हुए ईस्टर्न चैंपियनशिप रेसलिंग ECW उनको फटाफट से हायर कर लेती है और महज 2 साल के अंदर ही वो ECW को खरीद भी लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग। बंदे का बहुत ज्यादा ईगो हर्ट हुआ था जब उनको WCW से निकाला गया था। उसी वजह से वो हमेशा ही WCW से कंपटीशन करना चाहते थे। हालांकि वो उस टाइम पे बोला करते थे कि WCW और WWF दोनों ही उनके बहुत बड़े राइवल्स हैं, लेकिन WCW को वो जान से ज्यादा नफरत करते थे। इसी एटीट्यूड ने ECW को एक रेबल कंपनी बना दिया था, जहाँ पे रेसलर्स और फैन जो दिल करे वो बोल सकते थे और कर सकते थे, चाहे वो किसी के साथ गाली गलौज करना हो या फिर ऑडियंस के सामने बियर पीना हो, सब कुछ उस शो के अंदर अलाउड था। इसी सब को देखने के बाद ही WWF में भी एटीट्यूड एरा की शुरुआत हुई थी। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन को भी पहले ECW ने ही बनाया था और पहली बार उन्होंने बियर भी ECW में ही पी थी। ECW का कंटेंट एजी था, वॉयलेंट था और डेंजरस था। खून खराबे से भरा हुआ शो था जिसने अलग ही फैन बेस को खड़ा कर दिया था। फैंस इस कंपनी के बहुत ही ज्यादा लॉयल थे और रेसलर्स भी बहुत ही ज्यादा लॉयल थे। एक टाइम पे लग रहा था कि ECW WCW ही नहीं WWF को भी पीछे छोड़ देगी, और इसी लॉयल्टी के चलते हुए एक रेसलर था ECW की जान, टॉमी ड्रीमर। मिड 90s के अंदर टॉमी ड्रीमर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बंदे थे ECW के। उनका कैरेक्टर एक अंडरडॉग का था, एक आम इंसान जो कि फाइट करता है और धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता है और हीरो बनता है। इसी चीज के चलते लोग उनसे बहुत ज्यादा रिलेट करते थे और सब अपने आप को टॉमी ड्रीमर में देखते थे, इसीलिए उनके बहुत ज्यादा लॉयल फैंस बन गए थे। टॉमी ड्रीमर को भी पता था कि ECW का अगर दिमाग पॉल हेमन है तो ECW का दिल टॉमी ड्रीमर है। ये सब कुछ WCW भी नोटिस कर रही थी और अपने राइवल्स को तोड़ने के लिए WCW टॉमी ड्रीमर को $75,000 का ऑफर देती है और एक अच्छा फ्यूचर WCW के साथ में गारंटी भी करती है। लेकिन टॉमी ड्रीमर तब सोचते थे कि ECW टेक ऑफ करने वाला है और वो उसी कंपनी के साथ रहेंगे जिसके अंदर उनके लॉयल फैंस हैं। साथ ही वो पॉल हेमन के भी बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे, इसलिए वो उनको भी धोखा नहीं देना चाहते थे। उसी चीज के चलते टॉमी ड्रीमर उस ऑफर को मना कर देते हैं। हालांकि टॉमी ड्रीमर बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे थे ECW में, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट वहाँ पे लेजेंड के लेवल की हो गई थी। धीरे धीरे करके वो शोज को मैनेज भी करने लगे थे और स्टोरी लाइंस और क्रिएटिव डिसीजंस में भी काफी ज्यादा हेल्प करते थे और साथ साथ में खुद भी वो रेसलिंग किया करते थे। वो राइट हैंड मैन बन गए थे पॉल हेमन के। वहीं दूसरी तरफ WCW उनको ऑफर पे ऑफर देती जा रही थी। उनको ही नहीं बल्कि ECW के बाकी बड़े रेसलर्स RVD, साबू, सबको ही ऑफर देने की कोशिश कर रही थी WCW। टॉमी भी समझ गए थे कि WCW का मेन इंटेंशन ECW से बेहतर बनना नहीं बल्कि पॉल हेमन को हर्ट करना था। हालांकि टॉमी बार बार मना करते जा रहे थे, लेकिन फिर चीजें थोड़ी बदलती नजर आती हैं। बिल वॉट्स जिन्होंने पॉल हेमन को फायर किया था वो WCW को छोड़ देते हैं और एरिक बिशॉप अब इंचार्ज बन गए थे क्रिएटिव्स के। फिर एरिक ऑफर टॉमी ड्रीमर को एक ऐसा ऑफर देते हैं जो बहुत ही बड़ा था, $7,50,000 का। यानी टॉमी ड्रीमर को 10 गुना ज्यादा पैसे ऑफर करे गए थे पहले किसी भी ऑफर से। ये पैसे टॉमी ड्रीमर की जिंदगी को एक दिन में बदल सकते थे और अब टॉमी भी धीरे धीरे उस बारे में सोचने लगे थे, क्योंकि एक तरफ टॉमी ड्रीमर की एज भी हो रही थी और ECW की ग्रोथ भी कम होती जा रही थी। वहीं एरिक बिशॉप का एक आइडिया भी था कि ECW और WCW के बीच में एक स्टोरी लाइन क्रिएट की जाए। अगर दोनों कंपनियां मिल जाती तो वो चीज WWE को बर्बाद कर सकती थी। टॉमी जो पॉल हेमन को अपना सच्चा दोस्त मानते थे, इसलिए वो सब कुछ उनको जाके सच सच बता देते हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि इस स्टोरी लाइन को करने से सबका फायदा हो सकता है। हालांकि पॉल हेमन तुरंत उस आइडिया के लिए मना कर देते हैं और बोलते हैं कि विंस उनको इस चीज के लिए माफ नहीं करेंगे। तब
टॉमी ड्रीमर को तो ये लाइन समझ नहीं आती, लेकिन इस लाइन के पीछे छुपा हुआ था एक बहुत बड़ा सच। टॉमी अब बड़े ही परेशान थे। एक तरफ थी ECW, उनकी बनाई हुई फैमिली, और दूसरी तरफ था WCW का ऑफर, जो कि उनकी फैमिली की जिंदगी बना सकता था। टॉमी फिर से इमोशंस में ना बह के प्रैक्टिकली सोचते हैं और अब WCW में जाने का डिसाइड कर ही लेते हैं। वो पॉल हेमन से सीधा जाके बोलते हैं कि वो WCW में जाना चाहते हैं, लेकिन फिर पॉल हेमन अपनी आंखों के अंदर आंसू लेके बोलते हैं कि अगर वो चले गए तो ये कंपनी बंद हो जाएगी और टॉमी के जितने भी दोस्त थे वहाँ पे उन सब के पास कोई काम नहीं बचेगा, सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। ये सुन के फिर से टॉमी ड्रीमर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और WCW का इतना बड़ा ऑफर भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन उस वक्त कुछ तो था जो उनसे छुपाया जा रहा था। टॉमी ड्रीमर लगातार उसके बाद ECW के अंदर काम करे जा रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि फाइनेंशियली ECW लगातार डूबता जा रहा है और बैंकरप्सी की कगार पे आने वाला है। उनकी टीवी डील भी जल्द ही खत्म होने वाली थी, क्योंकि TNN चैनल जो उनको दिखाता था, अब उस चैनल के साथ में WWF ने डील कर ली थी। वहीं दोस्तों उस टाइम पे पॉल हेमन का एक सीक्रेट रिलेशन भी था विंस मैकमैन के साथ, और विंस उस वक्त में पॉल हेमन को लगातार $50,000 भेजा करते थे ताकि वो ECW को जिंदा रख सके। इवन जब TNN के साथ में ECW की डील खत्म हुई, तब USA नेटवर्क के साथ में पॉल की बात करवाने के लिए भी विंस मैकमैन हेल्प तो करते हैं। हालांकि ECW की डील उस टाइम पे USA नेटवर्क के साथ भी नहीं हो पाई थी। लेकिन दोस्तों ये जानना इम्पोर्टेंट है कि दोनों बंदों के बीच में एक रिलेशन तो था। जिम रॉस भी बताते हैं कि विंस मैकमैन ECW को फंड किया करते थे ताकि जब भी उनको कोई पोटेंशियल सुपरस्टार नजर आए ECW में, तो वो पहले बंदे होंगे जो उस सुपरस्टार को उठा सकते हैं और ECW को वो एज अ टैलेंट डेवलपमेंट की जगह यूज कर सकते हैं। पॉल हेमन ने भी ये रिलेशन कभी भी किसी को डिस्क्लोज नहीं किया था और ना ही कभी वो ECW की फाइनेंशियल कंडीशन को किसी को बताया करते थे कि कंपनी का इतना बुरा हाल है कि वो बैंकरप्ट होने वाली है। फिर जैसे ही टॉमी ड्रीमर को थोड़ी सी हिंट मिलती है कि ECW बैंकरप्सी की कगार पे आने वाली है, तो बंदा लिटरली अपनी जेब से पैसे पॉल हेमन को दे देता है। इवन अपनी फैमिली की सेविंग्स को भी पॉल हेमन को लाके दे देता है। लेकिन उस टाइम भी टॉमी ड्रीमर को नहीं पता था कि WWF पॉल हेमन को फंड कर रही है। इतना सब होता है, लेकिन उसके बाद भी ECW बैंकरप्ट हो ही जाती है। WCW से इतने सारे बड़े बड़े ऑफर्स आने के बाद भी उनको रिजेक्ट कर फिर भी ECW को बंद होता टॉमी ड्रीमर देखते हैं तो वो बड़े ही उदास नजर आते हैं, क्योंकि अब उनके पास कहीं से भी कोई भी ऑफर नहीं आ रहा था, ना उनको किसी भी कंपनी में काम मिल रहा था और अब बंदा बुरी तरह परेशान था अपने डिसीजंस को लेके। वक्त बीतता है और विंस मैकमैन ECW के राइट्स को खरीद लेते हैं। वहीं पॉल हेमन को वो हायर कर लेते हैं और कुछ टाइम के लिए कमेंटेटर बना देते हैं WWF के अंदर। हालांकि पॉल हेमन तब भी टॉमी ड्रीमर को वादा करते हैं कि वो WWF में उनको ऑफर जरूर दिलवाएंगे, लेकिन बार बार वो टॉमी ड्रीमर से सेम ही चीज बोला करते थे। तो अब टॉमी ड्रीमर को लगने लगा था कि वो उनसे शायद झूठी बोल रहे हैं और फिर से इसके पीछे कोई ना कोई चीज वो छुपा रहे हैं। वहीं दोस्तों फिर रेसलमेनिया 17 आने वाला होता है। पॉल हेमन टॉमी ड्रीमर से बोलते हैं कि शायद उनका मौका लग सकता है टैग टीम TLC मैच के अंदर, लेकिन उनका स्पॉट कुछ रीजंस के चलते हुए राइनो को दे दिया जाता है। फिर पॉल हेमन उनसे बोलते हैं कि तुम्हारा एक हार्डकोर मैच सेट किया जा रहा है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उनको इन्फॉर्म करते हैं कि वो प्लान्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। अब टॉमी का गुस्सा बहुत ज्यादा सर से ऊपर चला गया था। एक टाइम पे जिस बंदे को वो अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते थे, उस बंदे से अब उन्हें लग रहा था कि बहुत ज्यादा धोखे मिल चुके हैं। वो बंदा जिसने अपनी फैमिली इनकम को भी दे दिया था। पॉल हेमन ने उनसे पैसे ले लिए और कभी बताया भी नहीं कि विंस उनको फंड कर रहे हैं। वो बंदा जिसने बड़ी बड़ी डील्स जाने दी बस अपने दोस्त के कहने पे। ये सारी बातें टॉमी ड्रीमर के दिमाग में रोज चल रही थी और उनको लगातार डिप्रेस करती जा रही थी। उनके दिमाग में फिर बुरे और बुरे ख्याल आने लगे थे और अब वो फाइनली तय करते हैं बदला लेने का पॉल हेमन से। उस वक्त टॉमी टेक्सास में थे और रेसलमेनिया 17 भी कुछ दिन में टेक्सास में ही होने वाली थी। तब उनको ये चीज पता चलती है कि फायर आर्म्स ले जाना अलाउड है उस अरीना के अंदर। इस चीज का जैसे ही उनको पता चलता है वैसे ही उनके दिमाग के अंदर एक खौफनाक प्लान चलने लगता है। वो प्लान करते हैं कि वो एक लोडेड गन के साथ में अरीना के अंदर जाएंगे और वहां जाके भरी पब्लिक के सामने वो पॉल हेमन को शूट कर देंगे और फिर अपना पोज करके खुद को भी शूट कर लेंगे। उन्होंने एक डीलर से फ्रंट रो की टिकट्स को भी अरेंज कर लिया था। उसके बाद वो अरीना के बाहर बैठे होते अपनी गाड़ी के अंदर। वहीं दोस्तों उसी दिन सुबह उनको एक कॉल तो आया था जिसको उन्होंने रिसीव नहीं किया था और वो कॉलर वहाँ पे एक वॉइस मेल को छोड़ देता है। फिर गाड़ी में बैठे हुए टॉमी ड्रीमर उसी वॉइस मेल को सुनते हैं और वो वॉइस नोट किसी और का नहीं जिम रॉस का होता है, जो उस टाइम पे टैलेंट रिलेशन के पार्ट थे WWF के अंदर। यानी कि सुपरस्टार्स को काम मिलेगा कि नहीं इस चीज को वो ही
डिसाइड किया करते थे। वॉइस नोट में वो बोलते हैं कि WWF उनके बारे में सोच रही है और जल्द ही उनके लिए कोई ना कोई काम वो प्लान कर ही लेंगे, बस कुछ दिन और वेट करो, फिर पक्का तुम्हारा डेब्यू होने वाला है WWF में। इस वॉइस नोट को सुनने के बाद में टॉमी ड्रीमर का गुस्सा शांत हो जाता है। उनको ये भी पता चल जाता है कि पॉल हेमन उनके लिए डेस्परेटली ट्राई कर रहे हैं और वो अपने दोस्त के ऊपर गलत ही शक कर रहे थे। वो फोन को बंद करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर उस दिन जिम रॉस का वॉइस मेल टॉमी ड्रीमर नहीं सुनते तो शायद पॉल हेमन आज हम सबके सामने नहीं होते। फिर रेसलमेनिया 17 एक मैसिव इवेंट भी बनता है और टॉमी ड्रीमर का भी कुछ टाइम बाद WWF में डेब्यू हो जाता है। खास बात ये होती है कि वो इन्वेजन स्टोरी लाइन का ही पार्ट होते हैं और उनके साइड बाय साइड में ही पॉल हेमन खड़े होते हैं। तो दोस्तों, ये थी रेसलिंग की एक ऐसी कहानी जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, जो कहानी हमें बताती है कि कभी कभी हम गुस्से में बहुत बड़े गलत डिसीजंस ले लेते हैं और सच जाने बिना ही अपनी कहानियां बनाने लगते हैं। बाकी अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।